ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़ी दिख रही कांग्रेस ने अचानक यू टर्न ले लिया और संघर्ष विराम को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के शशि थरूर पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े नजर आए। पार्टी लाइन से अलग होकर शशि थरूर जिस तरह से सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं, उसे देखकर कांग्रेस को यही लगने लगा है कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। बावजूद इसके कांग्रेस थरूर के खिलाफ कुछ कर पाती, केंद्र सरकार ने कांग्रेस के सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जिससे कांग्रेस काफी असहज हो गई है। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर घेरने के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने जा रही है। ये डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाकर पहलगाम हमले और उसके बाद पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे प्रचार की पोल खोलेगा। केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष खड़गे से बात कर पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में भेजे जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए नाम मांगे हैं। खबर है कि विदेश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए सरकार शशि थरूर को रखे जाने के पक्ष में है। सरकार की तरफ से थरूर को भेजे जाने की पेशकश की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि सदस्यों का चयन उसका अंतरिम मामला है और पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि प्रतिनिधिमंडल में किसे शामिल किया जाए। लेकिन सरकार ने शशि थरूर का नाम आगे बढ़ाकर कांग्रेस के लिए मुसीबत तो खड़ी कर ही दी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ और यूएन में उनके अनुभव को देखते हुए थरूर को न भेजने का फैसला करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। थरूर का नाम कांग्रेस सांसदों की सूची में शामिल किए जाए या नहीं, इस पर जल्द ही फैसला होगा। पार्टी के कुछ नेता थरूर के मोदी सरकार के समर्थन में लगातार बयान से असंतुष्ट हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव के समय भी थरूर ने कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग बयान दिए थे, जिसके बाद बवाल हुआ। कांग्रेस के कई रणनीतिकार विदेश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में थरूर को रखे जाने के पक्ष में नहीं। इन सांसदों का तर्क है कि थरूर ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। यही नहीं, संघर्ष विराम के बाद जब पूरी पार्टी पीएम से अमेरिका के रुख को लेकर सवाल पूछ रही थी और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में कांग्रेस कैंपेन चला रही थी, तब भी थरूर ने उसको कमतर करने का प्रयास किया था और कहा था कि 1971 की परिस्थितियां 2025 से काफी अलग थीं। शायद सरकार को इसकी भनक थी, इसलिए खड़गे के साथ बातचीत में सरकार की तरफ से थरूर को भेजे जाने की मांग की गई, जिसके बाद पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों का चयन उसका अंतरिम मामला है और पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। हालांकि थरूर के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ और उनके यूएन के कार्यकाल को देखते हुए उनको न भेजने का फैसला लेना मुश्किल है। जल्द होगा फैसला कि थरूर का नाम कांग्रेस सांसदों की सूची में शामिल किया जाए या नहीं। पार्टी के कुछ नेता थरूर के मोदी सरकार के समर्थन में लगातार बयान से असंतुष्ट हैं और पाकिस्तान के साथ तनाव के समय भी उन्होंने पार्टी लाइन से अलग बयान दिया, जिसको लेकर बवाल हुआ। हाल के दिनों में थरूर कई मौकों पर पीएम के साथ गर्मजोशी से मिलते देखे गए, जिसके बाद उनके बीजेपी से नजदीकी के कयास लगाए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की को लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है और तुर्की के सामानों का बहिष्कार और एक के बाद एक करके तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी तोड़ा जा रहा है। सरकार तुर्की के साथ किए गए समझौतों की समीक्षा कर रही है। बायकॉट तुर्की की मुहिम पूरे जोरों पर है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस बेहद परेशान है। यही वजह है कि जब कांग्रेस से तुर्की को लेकर सवाल पूछा गया तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और जयराम रमेश पहले तो एक दूसरे के सामने माइक खिसकाते दिखे। मतलब कि कांग्रेस तुर्की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि तुर्की में कांग्रेस ने अपना दफ्तर खोला है। निशिकांत दुबे ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयास हुए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने अगस्त 2008 में चीन के साथ समझौता किया था। उन्होंने इस समझौते के तहत कांग्रेस और चीन के बीच किसी तरह की जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है। 2012 में पाकिस्तान के साथ आसान वीज़ा समझौता पोस्ट में कहा गया कि तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय खोला गया है, वो भी तब जब वह अनुच्छेद 370 और कश्मीर के खिलाफ दुनिया में हमें बदनाम कर रहा था। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है और कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर सवाल उठा रही है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा, चूंकि सवाल ये भाजपा द्वारा उठाया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भारत सरकार ने तुर्की के साथ सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। किसी भी देश के साथ संबंध रखने या न रखने का फैसला सरकार को लेना है, विपक्ष को नहीं।
असल में इससे पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने रमेश और खेड़ा का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जनता की भावनाओं से कटी हुई और अलग है। इसके बाद कांग्रेस पलटवार के लिए जवाब तलाशने में जुट गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे देश गुस्से में है। लोग इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ भी नहीं खड़ी हो पा रही है, इसलिए वह जनता से इतनी दूर है। वह राजनीतिक रूप से खत्म होने और अलग थलग पड़ने के लायक है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा से तुर्की के बाइकॉट के संबंधी सवाल पूछे गए तो ये तत्काल कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए और इसी बीच बीजेपी ने उन पर हमला भी किया और पवन खेड़ा ने इस पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी के एक पदाधिकारी ने सवाल उठाया, इसलिए एस जयशंकर को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भारत सरकार ने तुर्की के साथ सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं और क्या भारत में उनका दूतावास भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किस देश के साथ संबंध रखना है या नहीं रखना है, ये फैसला सरकार को लेना है, विपक्ष को नहीं। इसी तरह जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि इसी तरह पीएमओ और जयशंकर को भी स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी सरकार ने चीन के साथ सब कुछ सामान्य क्यों किया, जबकि वह लगातार भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है, या वास्तव में प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन को सार्वजनिक क्लीन चिट देकर भारत के लोगों से झूठ क्यों बोला और राष्ट्रीय हितों को अपूरणीय क्षति क्यों पहुंचाई। भारत सरकार की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की जनता में हड़कंप मचा हुआ है। वजह ये कि भारत सरकार हर दिन नए नए फैसले कर रही है जिससे पाकिस्तान को नदियों का पानी न मिल सके। बात इतनी ही नहीं है, पाकिस्तान के पानी के साथ साथ पाकिस्तान को बिजली के संकट से भी गुजरना होगा, क्योंकि पानी का बहाव कम करने की वजह से बिजली उत्पादन की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा और इसी वजह की पाकिस्तान चर्चा कर रहा है और इस मसले पर भारत से बातचीत करने की बेचैनी दिखा रहा है। लेकिन भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि वह अब पाकिस्तान के साथ पीओके छोड़कर किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं करने वाला और इस मामले में वह किसी दूसरे की सुनने वाला भी नहीं है। पाकिस्तान 80% खेती के लिए सिंधु जल संधि नदी के पानी पर निर्भर है। भारत नए सिंधु प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया, तब से चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर जिस प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था उसमें तेजी कर दी गई। इस क्षेत्र के मुख्य परियोजनाओं में से एक चिनाब नदी पर रणबीर डैम की लंबाई दोगुना करके 120 किलोमीटर करना भी इसी नदी का पानी भारत से होकर पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पंजाब तक जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा तो वो प्रति सेकंड 150 क्यूबिक मीटर पानी मोड़ सकता है, जबकि अभी करीब 40 क्यूबिक मीटर पानी ही मोड़ पाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा इशाक डार ने नेशनल असेंबली में ये कहा कि उनकी सरकार ने भारत को पत्र लिखकर सिंधु जल संधि पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने सांसदों को बताया कि भारत का ये एक्शन गैर कानूनी है। वॉशिंगटन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के जल सुरक्षा विशेषज्ञ डेविड मिशेल ने कहा कि भारत की ओर से बांध, नहर या अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण करने में समय लगेगा। हालांकि उन्होंने पड़ोसी मुल्क को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भारत की ओर से उसे किसी तरह का दबाव या अन्य कुछ महसूस नहीं करना पड़ेगा। रणबीर नहर के विस्तार की योजना के साथ साथ भारत उन परियोजनाओं पर भी विचार कर रहा है जिसने पाकिस्तान को आवंटित नदियों से पानी का बहाव कम हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को खुद के लिए बिजली उत्पादन करने में काफ़ी समस्या का भी सामना करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक लिस्ट बनाई है जिसमें बिजली उत्पादन को 3,360 मेगावाट से बढ़ाकर 12,000 मेगावाट का किया जाएगा और इन परियोजनाओं में से ऐसे बांध भी शामिल हैं जो बड़ी मात्रा में पानी जमा कर सकते हैं।
जो सिंधु नदी प्रणाली में भारत के लिए पहली बार होगा। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना बंद न कर दे। ऑपरेशन सिंदूर और फिर संघर्ष विराम के मुद्दे पर कांग्रेस आपस में ही इतना उलझ गई कि उसे सुलझा पाना भी आसान नहीं दिखाई दे रहा। पहले शशि थरूर ने जिस तरह से कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार का बचाव किया और मोदी सरकार की जमकर तारीफ, उसके बाद से थरूर कांग्रेस के लिए अवांछित घोषित कर दिए गए। कांग्रेस ने मान लिया कि अब शशि थरूर ने सारी हदें पार कर दी हैं। बात सिर्फ शशि थरूर तक ही सीमित नहीं रह गई। थरूर के बाद पी चिदम्बरम ने भी कांग्रेस की फजीहत कर दी। बात सिर्फ शशि थरूर और चिदम्बरम के तीखे बयानों तक की ही नहीं, बल्कि बात कांग्रेस के मजबूत आधार वाले दो राज्य केरल और तमिलनाडु की है, जहां बीजेपी जोरदार तरीके से आसानी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयारी में जुटी है। और ऐसे में दोनों राज्यों के दो बड़े नेताओं का कांग्रेस के अचानक खिलाफ हो जाना इस बात का संकेत देता है कि केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के बयानों से बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर द्वारा केंद्र सरकार की कार्रवाई की तारीफ करके शुरू हुआ ये विवाद अब और गहराता जा रहा है। कांग्रेस पहले ही थरूर के बयान को लक्ष्मण रेखा पार करने वाला बता चुकी है। वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की टिप्पणियों ने पार्टी की परेशानियों को और बढ़ा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर संदेह है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह गठबंधन अब भी पूरी तरह से बरकरार रहेगा या नहीं। यदि ये अभी भी अस्तित्व में है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि ये कमजोर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन एक दुर्जेय तंत्र के खिलाफ लड़ रहा है, जिसे हर मोर्चे पर चुनौती देने की आवश्यकता है। पी चिदम्बरम की टिप्पणी पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जब इंडी गठबंधन बना था उसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना था, और जब चाहे सेना का मनोबल गिराना हो या प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने हो। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गठबंधन सिर्फ स्वार्थ और सत्ता की राजनीति के लिए बना था, न कि जनता की सेवा के लिए। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि राहुल गांधी के करीबी सहयोगी भी ये मानते हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर ने भी चिदम्बरम के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन वंशवादी पार्टियों का समूह है और जिनके पास भारत के लिए कोई साझा दृष्टिकोण नहीं। वे केवल नरेंद्र मोदी के डर और नफरत से एकजुट हुए। चिदम्बरम और खुर्शीद की टिप्पणी ऐसे समय पर आई जब आगामी चुनावों के मद्देनजर विपक्षी एकता की मजबूती जरूरी मानी जा रही थी। लेकिन इन बयानों ने ये सवाल उठ खड़ा कर दिया है कि क्या इंडी गठबंधन वाकई एकजुट है या फिर यह गठबंधन चुनावी हार के बाद बिखरने की कगार पर है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह इंडिया ब्लॉक को नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।